हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। च 420 दूसरे चरण की शुरुआत। शौर्य और उसके साथी दानाराम के आमंत्रण पर उसके महल में संध्या भोज के लिए चले गए थे। भोजन के बाद जब शौर्य ने दानाराम से उसके इस आवभगत का कारण पूछा तो डबरा ने जौलापुरी की बात शौर्य के सामने रख दी। पर सुगंधा की शंका पर दानाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही कहा कि जौलापुरी अभी आपके हाथों में नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है अगर आप यहाँ आए हैं तो जौलापुरी तो कम से कम आपके हाथ में आ जाएगी। फिलहाल इसको जौलापुरी वायरस हो चुकी है। इसका पूरा प्राचीन वैभव नष्ट हो चुका है और इस पर धराकुल ने अपने एक बेटे को नियंत्रण रखने के लिए दे दिया है। ऊपर से धराकुल ने ज्वालापुरी का सारा व्यापार अपने राजधानी में लाकर रखा है। इसलिए इस वक्त किसी को भी ज्वालापुरी की जरूरत नहीं है। पर उसका असली मूल्य बस मैं जानता हूँ। ये सुनकर ज्वाला, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रही थी, अचानक बोल पड़ी, क्या तुम सिर्फ वहां पर व्यापार चाहते हो, कुछ और नहीं? इस पर दानाराम थोड़ा सा कपका गया और ज्वाला को देखने लगा। तभी शेरा ने हमेशा की तरह बीच में बात संभालते हुए कहा, अरे चाचा, ये अपन को वो है, बोले तो कुल की रक्षक यानी पूर्वज। ये अपन की तरह ही है। तभी टन की आवाज हुई और शेरा चुप हो गया। सुगंधा ने फिर कहा, ये मेरी पूर्वज है। कुल के सभी बड़े फैसले इनकी अनुमति से लिए जाते हैं। ये सुनकर दानाराम समझ गया कि उसे जो जौलापुरी से चाहिए वो इस औरत ने पकड़ लिया है। वहीं शौर्य भी उसके चेहरे के भावों से समझ गया कि मामला सिर्फ व्यापार संधि तक सीमित नहीं है। तभी दानाराम ने कहा, अब अगर आप ये पूछ रही है तो बता दूं कि ज्वालापुरी अग्निकुल के अग्नि तत्व से परिपूर्ण एक उष्ण क्षेत्र है। इसी जगह पर अग्निजन्य खनिज मिलते हैं। इनकी खास अग्नि तत्व की ऊर्जा ताकतवर हथियारों का निर्माण करने के लिए बहुत उपयोगी है। मुझे वो खनिज उस परिसर से चाहिए। इस बात से अब तक बाकी कुल अनजान है, इसीलिए किसी ने भी वहां खनिज निकालने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर शेरा फिर बोला, आइला, अपन तो फिर मालामाल हो जाएंगे। चाचा तू बोल, तू कितना देगा? अपन तेरे को खनिज बेचने के लिए तैयार है। बात जब पैसे और धन की आती है तो शेरा जितना कोई लालची नहीं हो सकता। शेरा की बात सुनकर दानाराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक कुत्ता अब उसके साथ सौदा करेगा। तभी शौर्य की आवाज आई, कुलप्रमुख बोलिए, आप हमें कितना देंगे इन खनिजों के बदले? अब तो दानाराम और हैरान हो गया, क्योंकि शौर्य ने भी शेरा की बात को ही तो दोहराया था। दानाराम ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे उन खनिजों के उत्खनन से बाजार मूल्य के हिसाब से सिर्फ 25% हिस्सेदारी चाहिए। खनन के लिए जो भी सामग्री और मेहनत लगेगी वो मैं दूंगा। आपको बस आने वाले समय में मुझे वो जमीन देनी होगी। ये सुनकर शौर्य ने अपना हाथ दानाराम के हाथ में दिया और बोला, तो सौदा पक्का। हम वैसे भी इस युद्ध की रणनीति को बनाने के बारे में सोच ही रहे थे और आपने हमारा काम आसान कर दिया। हम जल्द ही आपको ये शुभ समाचार देंगे। इतना कहकर बाकी इधर उधर की बातें करने के बाद शौर्य और उसके साथी अपनी तंबू में वापस आ गए। आज सभी को अच्छी नींद आई। पर वहीं पर मकर कुल के तंबू में आज किसी को भी नींद नहीं आने वाली थी। युवराज आर्यन का पिछला हिस्सा लाल पिला हो चुका था और उसे बैठने और चलने फिरने में भयानक तकलीफ हो रही थी। वो हर हलचल पर दर्द में बिलख उठता और शौर्य के नाम से दो चार गालियां दे देता। हर गुजरते समय के साथ आर्यन का शौर्य के लिए जो गुस्सा था वो बढ़ने लगा था। आर्यन ने आखिर में परेशान होकर अपनी कमर से संचार मोती निकाला और अपने पिता से संपर्क किया। उसने सम्राट को तुरंत घटी सारी घटना नमक मिर्च लगाकर बताई। पिताश्री, आपको उस शौर्य को सबक सिखाना ही होगा। उसने पूरे जनसमुदाय के सामने मेरे कपड़े फटने तक मुझे अपनी कठपुतलियों से पीटा है। इसने हमारे राजपरिवार की गरिमा को चुनौती दी है। आपको किसी भी हाल में उसका ये घमंड तोड़ना ही होगा। ये सुनकर सम्राट ने गुस्से से दूसरी तरफ से कहा, युवराज, आपको अब इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही शाही आदेश जारी करके अग्निकुल और उससे संबंधित लोगों पर हमारे साम्राज्य में बंदी लगाता हूँ। और रही बात उस शौर्य की, तो मैं हमारे राजपरिवार के मुख्य अंगरक्षक को भेजकर उसे खत्म कर देता हूँ। तभी आर्यन बोला, नहीं पिताश्री, उसे मारना मत। मैं उसके चेहरे पर वो भाव देखना चाहते हूँ जब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। मैं उसकी भी वही दशा करूंगा जो उसने मेरी की है। संपूर्ण मकर साम्राज्य के लोगों के सामने मैं उसके कपड़े उतारकर घुमाऊंगा, तब जाकर मेरा प्रतिशोध शांत होगा। ये सुनकर सम्राट ने दूसरी तरफ से कहा, ठीक है, फिर जैसा तुम चाहो वैसा करो। पर याद रहे कि इस वक्त मुकाबले के दौरान तुम कुछ भी कार्यवाह नहीं करोगे। ये सुनकर आर्यन ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया और उसने संपर्क तोड़ दिया। उसके बाद उसने अपने सामने बैठी बहन को देखा और बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, कल के मुकाबले में तुम अपने ऐसे योद्धा को उतारोगी जो अग्निकुल के एक एक योद्धा को खदेड़कर बाहर कर दे। अगर तुमसे नहीं होता तो अभी तुम वापस राजधानी जा सकती हो। ये सुनकर राजकुमारी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई।
दूसरे दिन की सुबह काफी शोर शराबे से भरी हुई थी। हर तरफ लोग गुप्त कुल के सातवें क्षेत्र से बाहर निकलकर मैदान की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। आज मैदान की तरफ जाते हुए कई सारे योद्धा दिखाई दे रहे थे जो व्यक्तिगत स्तर पर इस मुकाबले में हिस्सा लेने आए थे। इन सभी के बीच एक चेहरा खास था। ये था आरंभ चंद्रन, दक्षिणी क्षेत्र के चंद्रन कुल का सदस्य और आज के मुकाबले में व्यक्तिगत स्तर पर हिस्सा लेने आया एक योद्धा। इसका रंग रूप काफी सामान्य था पर उसका चेहरा काफी आकर्षक था। वहां मौजूद हर महिला योद्धा एक बार उसे मुड़कर देखे बिना आगे नहीं जा रही थी। वहीं आरंभ के पीठ पर एक सुनहरे रंग का भाला बंधा हुआ था। ये भाला एक खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रहा था। वहीं आरंभ एक गठीले बदन वाला 20 साल का नौजवान लड़का था। पर उसकी साधना किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर चादर ओढ़ रखी हो। आरंभ आराम से चलते हुए प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ रहा था और खुद से ही मुस्कुराए जा रहा था। उसकी मुस्कान काफी आकर्षक थी, पर वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी वक्त शौर्य और उसके साथी भी वहां पहुंचे। आज का मुकाबला कुल के बीच नहीं था। आज हर उस योद्धा का हथियार कौशल जांचा जाने वाला था और दर्शकों के लिए हथियारों की लड़ाई का मजा एक अलग ही स्तर पर था। कुछ ही देर में 500 के आसपास अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कुल के योद्धा वहां पहुंचे थे। इसमें शौर्य और उसके साथियों ने भी तय किए मुताबिक हिस्सा लिया। इस मुकाबले में अग्निकुल के सभी 19 योद्धा और समर हिस्सा लेने वाले थे। शौर्य की भी इच्छा थी पर उसे ज्वाला ने रोक दिया। साथ ही शाश्वत ने भी उसे ताना मारते हुए कहा, इस मुकाबले में हमें किसी की जान नहीं लेनी है और बस प्रतिभा को दिखाना है। आपकी प्रतिभा सभी ने पहले ही देखी है तो आप इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इधर मैदान के बीच बने मंच पर आज नया प्रबंधक था। इस प्रबंधक ने दिव्य गुरुकुल का सुनहरा चोगा पहना था और उसके पीठ पर एक तलवार थी। इस प्रबंधक की आंखें तलवार की तरह तेज थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इसने तलवार को पूरी तरह घोलकर पी लिया है। इस नए प्रबंधक ने आते ही अपना परिचय दिया, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा यानी घटोत्कच का प्रणाम। मैं दिव्य गुरुकुल के शस्त्र विभाग का वरिष्ठ आंतरिक शिष्य हूँ। आज इस मुकाबले में हर योद्धा का अपने शस्त्र पर कितना अच्छा नियंत्रण है ये जांचा जाएगा। इस मुकाबले में जो भी पहले 3 स्थानों पर आएंगे वो सीधा शस्त्र विभाग में चयनित किए जाएंगे। फिर उसने अपने दोनों हाथों को एक अजीब तरह से मोड़ा और सभी के सामने धरा तत्व से बना विशाल मंच जमीन से उभर आया। फिर घटोत्कच ने आगे कहा, देवियों और सज्जनों, ये है आज के मुकाबले का मंच। इस मंच पर आपको अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करना होगा और आपके प्रतिद्वंदी को हराना होगा। याद रहे, इस मुकाबले में आपकी सिर्फ शस्त्र विद्या ही जांची जाएगी, इसीलिए आप यहां सिर्फ अपने शस्त्र का कौशल ही इस्तेमाल करोगे। दूसरे कौशलों का उपयोग करना मना है। फिर आरंभ ने सभी सहभागियों को देखा और थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, हमारा गुरुकुल मानता है कि इस क्षेत्र का हर एक योद्धा भविष्य में आने वाले खतरे से मुकाबला करने के लिए एक खास योद्धा है। अब ऐसे समय में आपको ये याद रखना होगा कि आप किसी भी प्रतिद्वंदी की जान नहीं ले सकते। अगर कोई ऐसा करने का दुस्साहस करता है तो आपको इस मुकाबले से हमेशा के लिए बाहर होना पड़ेगा। घटोत्कच ने उसके बाद अपने आप को बराबर मंच के बीच उतारा और सहभागियों से बोला, अब हम इस मुकाबले के लिए आपको कुछ क्रमांक वितरित करेंगे। ये क्रमांक अनिश्चित है और आपको कौन सा क्रमांक मिलेगा ये भी अनिश्चित है। एक बार आपको ये क्रमांक मिल गया तो यही आपकी मुकाबले के अंत तक पहचान बना रहेगा। उसके बाद घटोत्कच ने अपने हाथ को एक बार लहराया और कई सारे छोटे छोटे गेंद हवा में उछल गए और हर एक प्रतिभागी के हाथ में जा गिरे। समर और उसके साथ खड़े योद्धाओं ने भी उस गेंद को प्राप्त किया और अपने अपने संख्या को देखा और उसे अपनी जेब में रख लिया। संयोग से अग्निकुल के सभी योद्धाओं को 1 से लेकर 50 के बीच के ही नंबर्स मिले थे। समर का नंबर 16 था। संख्या वितरित होते ही सभी के सामने लगे हुए पटल पर संख्याएं घूमने लगी और 2 संख्याएं अपने सामने रुक गई। इसके बाद उन संख्याओं के हिसाब से 2 योद्धा मंच पर चढ़ गए। इन दोनों के हाथों में अलग अलग शस्त्र थे। एक के बाद पट्टा था तो दूसरे के हाथ में उर्मी थी। दोनों हथियार एक समान गुण को दर्शाते थे। दोनों भी बेहद लचीले थे, पर उर्मी हथियार में कई पाते थे, वहीं पट्टा सिर्फ एक ही पाते से बना था, बिल्कुल तलवार की तरह। कुछ ही देर में मुकाबले का फैसला हो गया। उर्मी वाला योद्धा बिना किसी चुनौती के जीत गया। इसका कारण बहुत ऐसा था क्योंकि उर्मी एक आक्रामक हथियार था, साथ ही वो उसे चलाने वाले के निपुणता पर निर्भर था। और उर्मी वाले योद्धा ने अपने हथियार पर बहुत ज्यादा निपुणता प्राप्त की थी। उसके बाद अगले 2 योद्धा मंच पर उतरे। इनमें से एक योद्धा ने ज्यादातर महिला वर्ग का ध्यान खींचा। ये योद्धा था आरंभ चंद्रन। आरंभ को देखते ही शेरा तुरंत बोल पड़ा, क्या चिकना माल है यार, कोरिया से इंपोर्ट किया है क्या इसको। तभी शौर्य ने शेरा की बातों पर ध्यान ना देते हुए आरंभ के शक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया। पर तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के कानों में पड़ी, होस्ट सामने खड़ा योद्धा खास है। उसने भाले से जुड़ी एक महान विरासत को प्राप्त किया है और वो एक गुप्त साधना तकनीक की साधना कर रहा है, जिस वजह से उसकी साधना कोई भी नहीं देख सकता, पर फिकर नॉट सिस्टम इसे देख सकती है।
इस लड़के की साधना आपके जितनी ही प्रगल्भ है, पर इसकी साधना में जो केंद्रक बना है वह शुद्ध शारीरिक ऊर्जा का बना हुआ है। इसका अर्थ है कि उसके पास कोई तत्व नहीं है, तो उसने अपनी खास साधना से शारीरिक ऊर्जा का उपयोग तत्व ऊर्जा की तरह किया है। उसके बाद सिस्टम ने स्क्रीन खोली और शौर्य को उसके हथियार की जानकारी दी। होस्ट, इस योद्धा के पास जो हथियार है वो एक दैवीय स्तर का भाला है। इसकी विशेषता कई सारी है, पर एक खास विशेषता यह है कि इसकी लंबाई चालक के हिसाब से बढ़ सकती है। ये सुनकर शौर्य और भी हैरान हो गया। उसने अब आरंभ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ये योद्धा बहुत खास था। अगर वो उसके साथ जुड़ जाता है तो उसे एक और सेनापति मिल जाएगा। वहीं जब आरंभ ने स्टेज पर कदम रखा, लड़कियों की किलकारियां गूंज उठी। बिल्कुल पृथ्वी पर किसी सेलिब्रिटी को देखकर जैसे लड़कियां चिल्ला है, वैसा ही कुछ हाल इस वक्त मैदान का था। आरंभ के सामने जो योद्धा खड़ा था उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जिसके दोनों बगल में धार थी, बिल्कुल दमिश्कस की तरह। दोनों ने अपने कौशलों का उपयोग किया और एक दूसरे के ऊपर हमले किए, और आरंभ ने कुछ ही चालों में उस योद्धा को निशस्त्र कर दिया और मुकाबला जीत लिया। उसके बाद एक योद्धा मंच पर आते गए, और कोई जीत रहा था तो कोई हार रहा था। अग्निकुल के कुछ योद्धा भी मंच पर गए, पर जैसे ही वो लोग अपनी तलवारों को निकालते, उनकी तलवारों की बस आभा से ही सामने वाला हार स्वीकार करता। एक बार तो दोनों योद्धा अग्निकुल के ही आमने सामने आ गए, पर इस बार दोनों भी पीछे नहीं हटे और कांटे की टक्कर हुई। दोनों ने अपने तलवार कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक दूसरे को पूरी ताकत से हराने की कोशिश की। आज के मुकाबले का सबसे लंबा मुकाबला उन दोनों ने ही लड़ा था। अंत में दोनों में से एक ने हार मान ली, और वो मुकाबला अग्निकुल ने हारा भी और जीता भी। इस मुकाबले में कुछ लड़कियों भी सम्मिलित हुई थी। ये सभी लड़कियां एक खास गुरुकुल की तरफ से आई थी। इस गुरुकुल का नाम था विजेती गुरुकुल। इस गुरुकुल की लड़कियां एक खास तरह की पतली तलवार को चलाने में माहिर थी। इन सभी के तलवार कौशल भी उच्च कोटि के थे। उन्होंने उनके हिस्से आए हुए 6 के मुकाबले जीत लिए और सभी लड़कियां अगले स्तर पर पहुंच गई। तभी स्टेज पर अग्निकुल के दल प्रमुख को बुलाया गया। उसके सामने एक काले कवच पहने योद्धा खड़ा था। उसके कवच और पूरे शरीर से ही खूनी आभा निकल रही थी। उस योद्धा ने आते ही किसी को बिना नजर आए एक हरकत की और एक छोटी से काले रंग की धूल हवा में उड़ा दी। उस धूल के कान तुरंत संघनित होकर दल प्रमुख की ओर चले गए। पर शौर्य ने ये घटना पकड़ ली थी, क्योंकि शौर्य की सिस्टम लगातार इस मुकाबले पर नजर बनाई बैठी थी। शौर्य ने हल्के से बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे होते हुए मेरे लोगों को मारने का दुस्साहस किया है तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। क्या था उस धूल में? क्या शौर्य का दल प्रमुख उस मुकाबले को जीत पाएगा? क्या शौर्य इस मुकाबले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा? 421 समर का संग्राम। शौर्य के साथी मुकाबले के दूसरे चरण में हिस्सा ले चुके थे। आज के इस मुकाबले में ज्यादातर योद्धाओं की हथियारों की कुशलता को जांचा जाना था, और इन्हीं में से 3 प्रतिभागियों को शस्त्राभ्यास विभाग में बाहरी शिष्य के रूप में चुना जाने वाला था। मुकाबला शुरू होने के बाद कई योद्धा मंच पर आए और उन्होंने अपनी कुशलता और अपने हथियारों की विशेषता को लोगों के सामने बढ़ चढ़कर प्रदर्शित किया। जब अग्निकुल का दल प्रमुख मैदान में उतरा तो उसके सामने खड़े काले कवच पहने योद्धा ने किसी के नजर में बिना आए एक हरकत की, जो शौर्य को शिष्ट की वजह से साफ साफ दिखाई दी। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, अग्निकुल के दल प्रमुख की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। उस समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ पा रहा था। तभी उस काले कवचधारी योद्धा ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? अग्निकुल के योद्धाओं में बस इतनी ही क्षमता है जो मेरे सामने खड़े रहने के लायक भी नहीं है। तभी दर्शकों में से किसी ने कहा, देखा तुम लोगों ने, अग्निकुल के योद्धा सिर्फ अपने दल में होते हैं तो शेर होते हैं, पर अकेले निकले तो ये सिर्फ कागज के शेर बन जाते हैं। तभी एक और आवाज आई, इनका युवराज तो बड़ी बड़ी बातें करता है और उसका घमंड तो अपने अलग ही स्तर पर है, पर उसका ये सिपाही तो देखो कैसे मंच पर आते ही लड़खड़ाने लगा है। शौर्य और साथियों के कान पर ये बातें पड़ी। उन्हें काफी चिढ़ महसूस हुई, पर शौर्य अभी भी शांत था। उसने अपनी उंगली से सिर्फ हल्की और बेहद छोटी दरार बनाई और दल प्रमुख के आसपास फैली उस काली आभा को सोख लिया और उसे वहां से हटा दिया। इतनी देर से उस काली आभा के कारण दल प्रमुख को अजीब अजीब दृश्य दिखाई दे रहे थे और कई सारे छलावे नजर आ रहे थे। पर जैसे ही वह आभा नष्ट हुई, वह तुरंत होश में आ गया और उसकी नजरें वापस किसी खूंखार जानवर की तरह तेज हो गई। दल प्रमुख की महारथी स्तर की आभा फुट पड़ी और उसने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली। अगले ही पल वो किसी शिकारी की तरह उस मंच पर घूमने लगा। उसकी तलवार अचानक हवा में नृत्य करने लगी। दल प्रमुख के हाथ की तलवार शौर्य ने दी हुई एक दिव्य तलवार थी, जिस वजह उसके अंदर की सूक्ष्म चेतना उसके साथ जीत चुकी थी। इसी वजह से जब दल प्रमुख कोई हलचल करता, वह तलवार उस केले में घुल जाती थी। दल प्रमुख ने अब अपने दांव दिखाना शुरू किया और उस काले कवचधारी योद्धा को पीछे धकेलना शुरू किया। जैसे जैसे दल प्रमुख के दांव बदल रहे थे, वह कवचधारी योद्धा एक अनजान दबाव महसूस करने लगा। धीरे धीरे इस दबाव के कारण वह काले कवच पहना योद्धा असंतुलित होने लगा और उसके वार फीके पड़ने लगे।
बाजी को ऐसे मैदान में अचानक पलटते देखकर हैरान रह गया था। तभी दल प्रमुख ने अपनी रफ्तार को बढ़ाया और अगले ही पल उस योद्धा के एकदम नजदीक पहुंचा और अपनी तलवार के पिछले हिस्से से उसे एक जबरदस्त धक्का मारा। धक्का इतना जबरदस्त था कि उसका कवच बीच में से पिचक गया और वह 10 कदम पीछे हट गया। दल प्रमुख के इस अचानक हुए हमले से वह योद्धा बिफर गया और अचानक उसके अपनी तत्व ऊर्जा को सक्रिय किया। उसके शरीर के आसपास काली ऊर्जा प्रकट हो गई और उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, एक मामूली योद्धा होकर तुम अंधेरे का सामना करने का सपना देखते हो, तुच्छ मनुष्य, अब मरो। ऐसा कहने के बाद अंधेरी शक्तियों का एक जबरदस्त हमला उसने दल प्रमुख के ऊपर कर दिया। ये हमला काफी अजीब था। इस हमले ने आसपास की हवा और आध्यात्मिक ऊर्जा को आणविक स्तर पर विघटित करना शुरू किया। कुछ ही पल में शौर्य की आंखें भी बड़ी हो गई, क्योंकि वो इस हमले की ताकत को अच्छे से समझ सकता था। ऊपर से इस योद्धा ने मुकाबलों के नियमों को तोड़ दिया था, पर इस वक्त वहां मौजूद किसी ने भी आगे आकर इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर कोई सदमे में था। शौर्य ने शाश्वती की ओर देखा और बोला, शाश्वती, खत्म कर दो इसे। शौर्य का आदेश मिलते ही शाश्वती ने अपनी जगह से ही अपने हथेली को आगे किया और उस काले गोले के दिशा में झोंक दिया। दोनों ऊर्जाएं पलक झपकते ही एक दूसरे से टकरा गई और दोनों योद्धा उड़कर पीछे चले गए। वह काले कवच पहना योद्धा तुरंत संभल गया और अगले ही पल वो दल प्रमुख को खत्म करने आगे बढ़ने वाला था, पर तभी उसे अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। ओ भाई, क्या इरादा है तेरा? वो मेरा भविष्य का खास सैनिक है, अगर उसे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा कलिए? तभी घटोत्कच भी उसके सामने पहुंचा और वह आवाज में गुस्से से बोला, योद्धा, तुमने मुकाबले के नियमों को तोड़ा है, इसीलिए तुम ये मुकाबला हार गए हो। साथ ही इस मुकाबले में आपका विरोधी विजेता घोषित किया जाता है। घटोत्कच की बात सुनकर वह योद्धा मानो पागल हो गया हो। उसने गुस्से से घूरकर घटोत्कच को देखा और बोला, तुम कैसे नियमों की बात कर रहे हो? ये शस्त्र का मुकाबला है। इस मुकाबले में एक तो सामने वाला मारता है या मरता है। और रही बात शक्तियों की, तो ये समझ लो कि भगवान ने अगर तुम्हें वो शक्तियां दी है तो जाहिर है तुम्हें उनका उपयोग करना चाहिए। ये सुनकर घटोत्कच की आंखें सिकुड़ गई और गहरी आवाज में बोला, लगता है आपने हमने दी हुई सूचना को ध्यान से नहीं सुना। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ बैठे लोग पागल है? इस पर वह काले कवच पहना योद्धा हंसने लगा और दृढ़ता से बोला, हम अंधेरे के पुजारी है। हमारे देवता जो कहते हैं वही नियम होते हैं, बाकी सब कुछ हमारे लिए मैंने नहीं रखता, मूर्ख मनुष्य। तभी खचाक की आवाज आए और उस काले कवच पहने योद्धा का सिर कटकर नीचे गिर गया। उसके पीछे से आवाज आए, अगर तुम यही चाहते हो तो मरो ना, क्यों फोकट का समय बर्बाद कर रहे हो? उसके साथ ही समर ने अपनी खून से सनी तलवार को अपने कपड़े में लपेट लिया और वापस मुड़कर अपनी जगह पर चला गया। समर ने घटोत्कच के पहले ही प्रतिक्रिया देते हुए पहले ही उसे रोका था, पर प्रबंधक होने के कारण वो भी घटोत्कच का मत जानना चाहता था। पर ये योद्धा तो लंबी लंबी फेंकने लगा और समय खाने लगा। ये सब समर से ज्यादा देर तक सुना नहीं गया और उसने एक झटके में उसे खत्म कर दिया। समर की पीठ को देखते हुए घटोत्कच काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोले तो बोले क्या और करे तो करे क्या। तभी शस्त्र विभाग के आचार्य ने मुख्य अतिथि कक्ष से घटोत्कच को आवाज लगाई और बोले, योद्धा घटोत्कच, आपको अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुकाबले के नियमों को तोड़ता है तो उसकी शिक्षा मृत्युदंड ही है। ये सुनकर घटोत्कच वापस होश में आ गया। उसने सबसे पहले अग्निकुल के दल प्रमुख को विजेता घोषित कर दिया। उसके बाद उसने अगले मुकाबले के लिए अगले सहभागियों को बुलाया। अगले सहभागियों ने मंच पर आते ही अपनी शस्त्र विद्या की प्रतिभा दिखाई और मुकाबला लड़कर वापस चले गए। आखिर में समर की बारी आ ही गई। उसके विरुद्ध में खड़ी थी विजेती गुरुकुल की एक शिष्या। समर ने उसे देखा और झुककर बड़े ही सम्मान के साथ प्रणाम किया। उस लड़की ने भी अपना सिर हल्का झुकाया और फिर लड़ने के लिए तैयार हो गई। उस लड़की ने अपने चेहरे को पतले झिल्लीदार कपड़े से ढका हुआ था। इसी वजह से समर को उसका असली चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मुकाबले की शुरुआत हुई, उस लड़की ने तुरंत आगे बढ़कर हमला करने की बजाय पीछे उछलकर वो कुछ मीटर पीछे हट गई और फिर उसने अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमना शुरू किया। साथ ही धीरे धीरे वो आगे भी आने लगी। समर ने ये देखा तो उसने अपना सिर खुजाया और सोचने लगा। उसने ऐसी तलवार तकनीक पहली बार देखी थी। ऊपर से ये दिखने में अजीब और साथ ही साथ खूबसूरत भी थी। जैसे जैसे वह लड़की घूम रही थी वैसे वैसे उसके कपड़े और उसका शरीर एक कमल के खुलने और बंद होने की क्रिया को दर्शा रहे थे। ये दिखने में काफी सुंदर नजारा था। समर भी हैरान होकर उसे देख ही रहा था, तभी अचानक उसके चेहरे की बगल से एक हवा का झोंका गुजरा और समर के कान के बगल में लटक रहे बाल कटकर गिर गए और समर की आंखें बड़ी हो गई। तभी उस लड़की ने एक के बाद एक हवा से तेज तलवार के धार के हमले करना शुरू किया। हर एक हमला एकदम सटीक और सोच समझकर किया हुआ दिखाई दे रहा था। इसमें हत्या या नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा बिल्कुल भी नहीं था। पर समर जो अब स्तर हो चुका था, उसने अपनी जगह पर आगे पीछे बाएं दाएं उछलकर खुद को उन हमलों से बचाना शुरू किया। समर की हरकतें काफी हास्यास्पद थी।
तभी शेरा ने भी तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई इसकी स्टाइल वो जैकी चैन वाली लग रही है। बिल्कुल कॉमेडी। शौर्य के भी चेहरे पर हंसी उभर आई थी। उसके साथी भी समर की हालत पर हंसी रोक नहीं पा रहे थे। इधर समर अब अपनी तलवार प्रतिभा दिखाने की बजाय सिर्फ उछलकूद कर रहा था। अंत में उसे अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था। अगर ये समर शौर्य से ना मिला होता तो वो यकीनन अब तक उस लड़की से हार चुका होता और घायल भी हो चुका होता, क्योंकि वो शक्ति और क्षमता होते हुए भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। पर अब ऐसा नहीं था। शौर्य के साथ रहकर उसमें भी शौर्य की तरह कुछ अच्छे और कुछ बुरे बदलाव आ गए थे। समर ने महसूस किया कि पूरी भीड़ उस पर पेट पकड़कर हंस रही है। ये देखकर समर का धैर्य डोल गया। उसने जवाबी कार्यवाही करने की सोची और तुरंत पलक झपकते ही उस लड़की के हमलों को उसने नजरअंदाज किया और आंखें बंद कर ली। अचानक उसे शांत होते देखकर भीड़ को भव्य लगी, अजीब लगने लगा। पर यहाँ समर ने अपने आप को तलवार की आभा से जोड़ लिया था और आने वाले हर तलवार धार के हमले को महसूस कर रहा था। उसने तुरंत अपनी तलवार तकनीक को सक्रिय किया और अगले ही पल उसकी आभा बदल गई। उसके शरीर से गहरी तलवार धार पानी की तरह बाहर निकलने लगी और वो उस लड़की के हमलों को उसके शरीर में किसी रुई की तरह सोखने लगी। उस लड़की के सारे हमले समर के शरीर में समाने लगे। ये नज़ारा जितना दर्शकों को हैरान करने वाला लग रहा था, उतना ही उस लड़की को हैरान कर रहा था। जब अपने हमलों का असर उस पर ना होता देखकर उस लड़की ने अपनी रफ्तार कम की और एक जगह पर रुककर उसने समर के इस तकनीक को समझने की कोशिश की। शौर्य भी समर की इस आत्मघात की तकनीक को देखकर थोड़ा हैरान था। इस तकनीक में दुश्मन के तलवार हमले को ऐसे सोखना और उसे अपनी ताकत में बदल देना, ये एक तरह काफी जोखिम भरा काम था। इसमें खुद की तलवार धार को अपने शरीर की चारों ओर लपेटना और उसे अपने शत्रु से अधिक संघनित करना तक उसके हमलों को अपनी धार में सोखा जा सके। अब ये आत्मघात की नहीं तो क्या है? समर ने जब महसूस किया कि उस लड़की के हमले रुक गए हैं तो उसने अपनी आंखें धीरे से खोली। इस वक्त वह लड़की अपने बड़े बड़े आंखों से समर को ही घूर रही थी। ये देखकर समर ने एक चौड़ी मुस्कान दी और बोला, ऐसा मत देख पगली, वरना प्रेम हो जाएगा। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे के भाव बदल गए और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। पर अगले ही पल समर की आवाज फिर से आ गई, अब तक तुमने मुझे चक्री तरह हमले करके काफी परेशान कर दिया, अब मेरी बारी तुम्हें परेशान करने की। ऐसा कहते ही समर के हाथ की तलवार को उसने नोक जमीन पर रखकर छोड़ दी। अगले ही पल सबके सामने उस तलवार की जगह उसकी तरह दिखने वाली आकृति बन गई और फिर वापस तलवार में बदल गई। ये एक तरह की अनैसर्गिक घटना की तरह था। ऐसा तभी प्रतीत होता है जब एक तलवार योद्धा अपनी तलवार के साथ इस हद तक जुड़ जाता है कि उसकी आभा तलवार में और तलवार की आभा उसमें महसूस होने लगती है। जैसे ही उस लड़की का ध्यान समर और उसकी तलवार की आकृतियों में हो रहे बदलाव पर गया, अचानक समर उस लड़की के पीछे प्रकट हो गया। अब उस लड़की ने अपने पीछे हलचल महसूस की, तब उसने पलटकर समर को अपने पीछे पाया। वो बहुत हैरान हो गई क्योंकि अभी भी उसे लग रहा था कि समर उसी जगह पर खड़ा है। समर ने अपनी तलवार को सीधे और उल्टे 10 में घुमा दिया और उस लड़की की लंबी चोटी के बाल कटकर हवा में भीग गए। समर ने अगले ही पल अपना दांव बदल दिया और एकदम से आक्रामक होते हुए अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया और उसने उस लड़की को कुछ ही पलों में कई तलवार हमलों से पछाड़ दिया। इस दौरान सभी को सिर्फ 2 तलवारें के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके अलावा कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस लड़की को समर के लगातार होने वाले इन तेज हमलों ने झकझोर कर रख दिया था। वो सिर्फ अपनी तलवार को अपने सामने पकड़कर रहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी उस लड़की ने तलवार के टकराने की आवाज में बदलाव महसूस किया। जब उसने अपनी तलवार को देखा तो उसका ऊपर का हिस्सा हर वार के साथ टुकड़ों में बिखर रहा था और अगले कुछ ही वारों में उस लड़की की हाथ में सिर्फ तलवार की मूठ बची थी। उस लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक घसीटती हुई आवाज आई और समर उस लड़की के सामने आकर रुक गया और उसने अपनी तलवार की नोक को उस लड़की के गले पर रख दी। उस लड़की ने अपना हाथ उठाया और अपनी हार स्वीकार की। इस मुकाबले के दौरान समर ने अपनी तलवार तकनीक दिखाकर सभी दर्शकों को हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि शौर्य भी उसकी इस प्रतिभा से काफी प्रभावित हुआ था। शस्त्र विभाग के आचार्य की नजरें भी समर को ही देख रही थी। इसके बाद घटोत्कच ने मंच पर आकर आज के पहले चरण के समाप्त होने की घोषणा की। उसके बाद दूसरा चरण तुरंत शुरू हुआ और इसमें भी कई सारे अच्छे योद्धा बाहर हो गए। तीसरे चरण में 125 योद्धा बचे थे। इस चरण में एक योद्धा को अगले चरण में भेज दिया और चौथे चरण में अब 63 योद्धा बच गए। चौथे चरण में भी एक योद्धा को अगले मुकाबले में भेज दिया गया और इस बार ये मौका समर को मिला था। पांचवें चरण में 32 योद्धा बच गए और यहां से आगे मुकाबला और भी अधिक कठिन हो गया, क्योंकि इस चरण से आगे के जो शेष योद्धा थे इनमें से हर कोई खास था। घटोत्कच ने 5 चरण के मुकाबले होने के बाद मुकाबले के दिन की समाप्ति घोषित कर दी। इसका कारण बहुत आसान था कि वो दर्शकों को इच्छा को बनाए रखना चाहते थे। इसका कारण था कि उसके बाद के सिर्फ कुछ मुकाबलों को छोड़कर बाकी सभी मुकाबले सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए थे। कैसे होंगे आने वाले मुकाबले?
क्या अग्निकुल के योद्धा और समर इस मुकाबले को जीतने में सफल हो जाएंगे? क्या अंधेरे के देवता के भक्त कोई और नई मुसीबत खड़ी कर देंगे? 422 बिन बुलाए दुश्मन। दूसरे दिन के शस्त्र कुशलता मुकाबले में पंचचरण तक के मुकाबले खत्म हो गए और बचे हुए 32 प्रतिभागियों का मुकाबला अगले दिन होने वाला था। दूसरे दिन के मुकाबले समय से पहले खत्म कर दिए गए, क्योंकि अगले मुकाबले काफी कठिन स्तर पर होने वाले थे। मुकाबले खत्म होने के बाद शौर्य और उसके साथी मैदान से निकलकर शहर के छठे हिस्से में आ गए। गुप्त कुल का ये हिस्सा बहुत ही खास था। यहाँ पर कई सारे उच्च प्रति के महंगे महंगे उपहार गृह बने हुए थे। शौर्य के साथी इस जगह पर आज भोज का आनंद लेने पहुंच गए थे। इस दौरान रेवा और इंदुजा को लेकर शौर्य एक दूसरे उपहार गृह पर आ गया था। इसका कारण बहुत आसान था, क्योंकि इस जगह पर शौर्य एक खास मिष्ठान मिलता था जो ये दोनों लड़कियां खाना चाहती थी। शौर्य के परिवार के बाकी लोगों ने इसे खाने से मना कर दिया, तो मजबूरी में शौर्य को यहाँ इन्हें लेकर आना पड़ा। ये मिष्ठान एक खास तरह की मिठाई थी जो काफी हद तक रसगुल्ले की तरह थी, पर वो रसगुल्ले की तरह इतनी मीठी नहीं थी। इस मिठाई का नाम सुकंठी था। ऊपर से ये मिठाई शुद्ध दैवीय गाय के दूध से बनी थी। इस गाय को समरलोक में अमृतधेनु कहकर संबोधित किया जाता था। शौर्य ने जब इस मिठाई के बारे में सुना तो उसकी इच्छा भी इसका स्वाद चखने की हुई और वो भी दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ चला आया। यहाँ आते वक्त शौर्य और दोनों लड़कियों ने साधारण कपड़े पहने थे जिन पर कुल का कोई निशान नहीं था, पर दोनों लड़कियों की सुंदरता इतनी थी कि वो जहाँ जहाँ से गुजर रही थी वहाँ वहाँ लोगों की नजरें उनकी तरफ मुड़ रही थी। पर ये लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक थी। ऊपर से ये लोग बस मुड़मुड़ कर दोनों लड़कियों को सिर्फ देख रहे थे, पर किसी ने आकर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जब शौर्य और दोनों लड़कियां मिष्ठान गृह पर पहुंचे तो उनके सामने एक बहुमंजिला इमारत थी। इस इमारत के अंदर से लोग बाहर आ रहे थे तो कुछ अंदर जा रहे थे। यहाँ लोगों की काफी अच्छी भीड़ बनी हुई थी। हर टेबल पर बड़े से कटोरे में लोग 4-4 सुकंठियां लेकर बड़े मजे से खा रहे थे। ये नज़ारा देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। शौर्य और दोनों लड़कियां तुरंत अंदर चले गए। वहां स्वागत के लिए खड़े लड़की ने आगे आकर उनका स्वागत किया और कहा, हमारे मिष्ठान भंडार में आपका हार्दिक स्वागत है। महोदय, आप किस माले पर जाना पसंद करेंगे? ये सवाल सुनो शौर्य पहले तो चौंक गया, फिर उसने पूछा, क्यों? ऐसा क्या है ऊपर की मंजिलों पर जो यहाँ नहीं है? ये सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी सुकंठियां हर माले पर अलग अलग स्वाद में मिलेंगी। सबसे निचले हिस्से की सुकंठियां स्वाद में आम है और इनकी कीमत भी इतनी अधिक नहीं है। उसके ऊपर की सुकंठियां पदार्थों के अनुसार अलग अलग स्वाद के साथ उपलब्ध है। साथ ही अगर आप सर्वोच्च माले पर जाएंगे तो वहां बैठकर आप सभी तरह की सुकंठियों आनंद ले सकते हैं। उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर कोई भी उसकी वजह से ढेर सारा पैसा आसानी से खर्च कर देता, पर शौर्य कोई आम भोला भाला इंसान नहीं था। वो पृथ्वी जैसे आधुनिक ग्रह से आया था और उसने इससे भी बुरी तरह की जगहों को देखा था जहां सेल्समैन आपको शुद्ध भाषा और ऊंची दिखावट से उनका प्रोडक्ट चिपका देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हाल था। शौर्य को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो उसने उस लड़की से कहा, महोदया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। हमें आप पहले साधारण सुकंठियां दीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। ये सुनकर उस लड़की का चेहरा हल्का सा उतरा, पर उसने तुरंत अपने भावों को छुपा दिया और बोली, महोदय, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप सामान्य कक्ष की ओर जाकर बैठ सकते हैं। आपके लिए सुकंठियों को वहां भेज दिया जाएगा। ऐसा कहकर उस लड़की ने सामान्य कक्ष की ओर इशारा किया और अंदर चली गई। उस लड़की के जाने के बाद शौर्य ने अपने लिए एक टेबल ढूंढ ली और वहां जाकर बैठ गया। उसकी बगल में रेवा और इंदुजा भी आकर बैठ गई। रेवा के मुकाबले इंदुजा अधिक मुक्त होकर शौर्य से सटकर बैठी थी, पर रेवा अभी भी थोड़ा शर्मा रही थी। तभी एक वेटर हाथ में 3 कटोरे सुकंठियां लेकर आ गया। उसने वो कटोरे शौर्य और दोनों लड़कियों के सामने रखी और प्रणाम करके चला गया। दोनों लड़कियों की खूबसूरती असाधारण थी, ऊपर से उनकी उम्र भी काफी कम थी। इस उम्र की बाकी लड़कियों की तरह वो भी बातें कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। उन दोनों की आवाज किसी जंगल में गती कोयल की तरह थी। तो भाई, जाहिर है वहां मौजूद सभी का उनकी ओर ध्यान जाना तो बनता है, पर फिर भी उनकी कमर पर तलवार देखकर ही किसी ने आगे आने हिम्मत नहीं की। पर कहते हैं ना कि कुछ लोग लड़कियों के सामने खतरे को भांपते नहीं और सीधा मौत के मुंह में अपना सिर क्या पूरा शरीर दे देते हैं। ऐसा कुछ हुआ जब कुछ मनचालों का दिल मचल गया जब उन्होंने इन दोनों लड़कियों को देखा, क्योंकि लड़कियों की आवाज और उनकी खूबसूरती इतनी खास थी कि तीसरे माले पर खिड़की से नीचे झांक रहे एक इंसान की नजर इन तीनों पर गई। ये एक जवान उम्र का लड़का था। उसके साथ उसके ही हम उम्र 3 और लड़के थे और 2 बूढ़े आदमी भी थे। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो अगले होने वाले मुकाबले के लिए यहाँ अभी अभी आए हैं। उनके सामान अभी भी उनकी बगल में रखे हुए थे। इन सभी लड़कों में एक बात खास थी और वो थी उनके शरीर की बनावट। उनके शरीर किसी हाथी की तरह विष और गठीले थे। उनके दंड और भुजाएं काफी बड़ी बड़ी थी। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लोग शारीरिक शक्ति से संबंधित किसी कला का अभ्यास करते हैं।
उनके पास कोई हथियार नहीं थे मगर उनकी शारीरिक शक्ति ही किसी को भी फाड़ने के लिए काफी लग रही थी। उन सभी का शरीर विस्फोटक शक्तियों से भरा हुआ था और उन्होंने पहने कपड़ों पर एक निशान बना था। ये एक बाघ के सिर का निशान था। जब उन्होंने दोनों लड़कियों को नीचे देखा तो उनसे रहा नहीं गया और सीधा निचले हिस्से पर पहुंच गए। उनमें से उनका जो लीडर लग रहा था उस लड़के ने आगे आकर पास ही की कुर्सी को उठाया और इंदुजा की बगल में रखा और उस पर बैठ गया। उसने बैठते ही अपना परिचय देते हुए कहा, सुंदरियों, मेरा नाम अंगद है और मैं महाबली गुरुकुल से हूँ। अंगद की हरकत ने सभी का ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। जब लोगों ने उसके गुरुकुल का नाम सुना तो गहरी सांस खींच ली। किसी थोड़ा डरते हुए कहा, अरे बाप रे, ये महाबली गुरुकुल से आया है। तभी सोचूं कि गुप्त कुल के मुकाबले में मैंने इनका नाम क्यों नहीं सुना। कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में ये लोग तीसरे स्थान तक पहुंचे थे और इसी वजह से गुप्त कुल के पूर्वज ने इनके कुछ खास शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें 2 महीने की खास शिक्षा भी दी थी। तभी दूसरे ने कहा, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इनसे कोई नहीं उलझ सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो इनके गुरु सीधा इनके लिए जंग छेड़ देते हैं। शौर्य और लड़कियां अभी भी चुपचाप अपना मिष्ठान खाए जा रहे थे और उन्होंने एक बार भी अपना सिर उठाकर अंगद को नहीं देखा। खुद को ऐसे नजरअंदाज होने पर अंगद का घमंड डोल गया। उसे बेहद क्रोध आने लगा और उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया। उसकी मुट्ठियां बंद होने से ही वह कड़कड़ की आवाज हुई और उसकी शक्तियां बाहर फूट पड़ी। पर उसने फिर भी एक गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाकर इंदुजा के कटोरे को बगल में सरका दिया ताकि इंदुजा उसकी ओर एक बार देखे। पर कटोरा सरकाए जाने पर इंदुजा ने शौर्य का कटोरा खींचा और उसमें से खाने लगी। शौर्य ने भी हाथ बढ़ाकर इंदुजा के कटोरे को अपनी ओर खींच लिया और चुपचाप खाने लगा। ये नज़ारा देखकर वहां खड़े लोगों को इन तीनों की इस हरकत पर हंसे या हैरानी जताए ये समझ नहीं आ रहा था। और वहां मौजूद जिन लोगों ने शौर्य को पहचान लिया था वो लोग बस ये सोच रहे थे कि अब ये शौर्य इनके साथ क्या करेगा। एक बार फिर नजरअंदाज किए जाने पर अब अंगद के शरीर पर नसें उभरने लगी थी। सीधी सी बात थी कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने चिढ़ते हुए कहा, सुंदरियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने अपना अभी अभी परिचय दिया और आप दोनों मुझे, अंगद मिश्र को नजरअंदाज कर रही है। ये सुनकर भी दोनों लड़कियों ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा, पर शौर्य ने अपने कटोरे को खाली करने के बाद सिर उठाकर देखा और धीरे से बोला, ये भाई किसका हाथी का बच्चा खुला छूट गया है। इसे जल्द से पकड़कर ले जाओ वरना ये किसी को घायल कर देगा। शौर्य ने अंगद को सीधे सीधे हाथी का बच्चा कहा था। ये उसका और उसके गुरुकुल का भी अपमान था। इसका कारण आसान था कि महाबली गुरुकुल के सभी लोग ऐसे ही हटे कट्टे और चौड़े दिखते थे, बिल्कुल किसी हाथी की तरह। अंगद ने जब शौर्य की आवाज सुनी तब जाकर उसने शौर्य को देखा और उसने अपनी नथुनों को फुलाते हुए कहा, बच्चे, तुझे बीच में किसी ने बोलने के लिए नहीं कहा। अपना मुंह बंद रख और चुपचाप अपना खाना खा और निकल जा। मुझे इस न सुंदरियों से कुछ बातें करनी है। ये सुनकर शौर्य हैरान होकर देखने लगा। ये लड़का उसके ही सामने उसके ही पत्नियों को छीनने की बात कर रहा है और ऊपर से उसे चुप रहने के लिए कह रहा है। ये सुनने के बाद भी किसकी नहीं हटेगी। अब शौर्य की हट गई और अगले ही पल जो लोगों ने देखा वो अकल्पनीय और अविश्वास से भरा हुआ था। एकदम से शौर्य अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ उठाया और अंगद के मोटे मांस से भरे सिर को पकड़ा और जोर से पकड़कर खींचकर सामने रखे टेबल पर पटक दिया। उनके सामने का टेबल टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। अंगद का सिर चकराने लगा था। वहीं अंगद के साथी जो इतनी देर से उसके पीछे खड़े होकर हाथ बांधकर अंगद को ऐसा करते देख रहे थे, अब वो लोग आंखें बड़ी बड़ी करके शौर्य को देख रहे थे। महाबली गुरुकुल से खुले तौर पर कोई भी भिड़ने की कोशिश नहीं करता था, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। इस लड़के ने ना ही उनसे डरने की कोशिश की बल्कि उसने तो उनके एक शिष्य को सीधा टेबल पर पटक दिया था। अंगद का सिर अभी भी शौर्य के हाथ में था और उसे उसने नीचे की ओर दबाया हुआ था। शौर्य ने फिर अंगद के सिर के पिछले हिस्से पर चपत मारी और बोला, तेरे माँ बाप ने तुझे नहीं सिखाया कि दूसरों के बीवियों को ऐसी नजरों से नहीं देखना चाहिए। बड़ा बेशर्म बंदा है यार तू तो। तभी अंगद के साथियों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, रुक जाओ लड़के, हम महाबली आश्रम से है। अगर तुमने हमारे शिष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शौर्य ने अंगद के सिर को तुरंत छोड़ दिया और चलकर उस बूढ़े के सामने आया और बोला, तो क्या तुम्हारे महाबली आश्रम के शिष्य ऐसी बदतमीजी दूसरों के साथ करेंगे तो चलेगा क्या। ये सुनकर उस बूढ़े ने शौर्य के पीछे खड़े अंगद को एक नज़र देखा और महसूस किया कि उसे कोई चोट नहीं आई, तो उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर हमारे कुल का शिष्य कोई गैरवर्तन करता है तो उसे शिक्षा देने का अधिकार सिर्फ हमारे गुरुकुल को है। अगर तुम्हें लगता है कि इसने गलत किया है तो तुम सीधा हमारे गुरुकुल से इसकी शिकायत कर सकते हो, पर तुम्हें उस पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर शौर्य आवाज रह गया। शौर्य को ऐसे शौक में खड़े देखकर उस बूढ़े और अंगद को लगा कि शौर्य डर गया है। उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। पर तभी शौर्य ने अपना हाथ उठाया और धीरे से बूढ़े के कंधे पर रख दिया। पर जैसे ही शौर्य का हाथ उस बूढ़े के शरीर पर रखा गया वैसे ही अचानक उस बूढ़े के कंधे झुक गए।
उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से शौर्य को देखने लगा। पर शौर्य ने तो अभी सिर्फ शुरुआत की थी। शौर्य ने थोड़ी और शक्ति लगा दी और धम्म की आवाज के साथ बूढ़ा शौर्य के सामने घुटनों पर आ गया। शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा, तो तुम्हारा कहना है कि मुझे तुम्हारे शिष्य को गैरवर्तन करने देना चाहिए और फिर उसके बाद तुम्हारे गुरुकुल आना चाहिए न्याय मांगने के लिए। लेकिन क्या इसके लिए देर नहीं हो जाएगी? क्या इस दौरान जो तुम्हारा शिष्य करेगा उसकी भरपाई कौन देगा? क्या तुम्हारा गुरुकुल दुर्घटना होने के बाद न्याय दिलाने पर विश्वास करता है? शौर्य के ये तीखे सवाल और उसके हाथ का उसके कंधे पर बढ़ रहा वजन, इसकी वजह से उस बूढ़े की आवाज नहीं निकल रही थी। वहां मौजूद लोग और खुद महाबली गुरुकुल के लोग काफी हैरान थे, क्योंकि शौर्य ने जिसके कंधे पर हाथ रखा था वो कोई आम बुजुर्ग नहीं था। ये महाबली आश्रम का तीसरा सर्वशक्तिशाली योद्धा था और शौर्य ने उसे बस कंधे से पकड़कर घुटनों पर ला दिया था। तभी दूसरा बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों के भाव थे, वो धीरे से बोला, देखो लड़के, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तुम महाबली आश्रम से शत्रुता को झेल नहीं पाओगे। हम मानते हैं कि हमारे एक शिष्य ने दुर्व्यवहार किया है। ये सुनकर शौर्य ने पहले बूढ़े के कंधे पर रखा हाथ हटा दिया और फिर उसने अपना हाथ दूसरे बूढ़े की तरफ बढ़ाया। ये देखकर दूसरा बूढ़ा तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया और उसने अंगद को आंखों से इशारा किया और उसे लेकर वहां से तेजी से भागने लगा। पर यह शौर्य था जो किसी को ऐसे कैसे जाने दे सकता था। शौर्य ने अनामिका उंगली को अंगूठे से दबाया और जोरदार झटका दिया। एक हल्की अदृश्य शक्ति सीधा जाकर अंगद के शरीर में प्रवेश कर गई और शौर्य ने तिरछी मुस्कान के साथ उन्हें जाते हुए देखकर कहा, अब बेटा मुकाबले के दिन अपनी शक्तियां दिखाना। ऐसा कहकर शौर्य मूड गया और अपनी पत्नियों के साथ वहां से निकल गया। जब शौर्य अपने तंबू में वापस आया तो उसके सामने ज्वाला थोड़ा चिंतित होकर बैठी थी। शौर्य ने उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ, आप इतना चिंतित क्यों लग रही है? शौर्य के सवाल पर ज्वाला ने अपनी लाल चमकती आंखों से शौर्य को देखा और बोली, शौर्य, हमारे सामने एक नई समस्या आ खड़ी हो गई है। ये सुनकर शौर्य के माथे पर भी थोड़े बल पड़ गए। अब क्या समस्या आई है ज्वाला के सामने? क्या महाबली गुरुकुल के लोग चुपचाप शौर्य द्वारा किए अपमान का घूंट पीकर बैठ जाएंगे? क्या युवराज आर्यन का अंगरक्षक शौर्य को मारने में कामयाब हो पाएगा? 423 मकर साम्राज्य की चाल। हाथ में एक शाही आदेश पकड़कर एक सेवक गुप्त कुल के मुख्य विभाग के सामने खड़ा था। उसकी बगल में साम्राज्य के सम्राट मार्तंड का खास दूत भी था। कुछ ही देर में महल के दरवाजे खुले और दोनों ने महल के अंदर प्रवेश किया। कुछ देर बाद सम्राट का दूत और उसका सेवक वहां से चला गया, पर महल के अंदर बैठे दानाराम के चेहरे पर शिकन थी। उसने अपने एक सेवक को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर उसे अग्निकुल के तंबू की ओर भेज दिया। इधर पूरे मकर साम्राज्य में मार्ता सम्राट के दूत फैल गए थे और हर राज्य, गुरुकुल और कुल को उसका संदेश मिल चुका था। वैसे क्या था इस संदेश में? सम्राट मार्तंड ने अग्निकुल और शौर्य को विद्रोही घोषित कर दिया था। साथ ही उसके साथ खड़े रहने वाले लोगों को साफ साफ सूचित कर दिया था कि अगर वो लोग इस शाही आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उन पर भी देशद्रोह की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही शौर्य को देखते ही खत्म करने के आदेश भी जारी किए गए थे। इसी वजह से पूरा मकर साम्राज्य सख्ते में आ गया था। आज तक किसी एक कुल के विरुद्ध पूरे साम्राज्य को इस तरह से कार्यवाही करनी पड़ी थी, ये एक ऐतिहासिक घटना थी। जाहिर है कि जब ये सूचना कुलों और राज्यों के पास पहुंची थी तो वो किसी ना किसी मार्ग से मुरा नगर में मुकाबले के लिए आए अपने लोगों तक भी ये जानकारी भेज ही देंगे। जब गुप्त कुल का सेवक अग्निकुल के तंबू में आया तो उसने सबसे पहले आकर ये संदेश ज्वाला के हाथ में दे दिया था। जब ज्वाला को ये संदेश मिला तो उसका माथा ठनक उठा। वो सीधा शौर्य के पास पहुंच गई। शौर्य ने जब ये देखा कि ज्वाला काफी परेशान है तो उसने शांति से उन्हें पूछा, क्या बात है? ऐसी क्या घटना हुई जो आप इतनी चिंता में है? ये सुनकर ज्वाला ने तुरंत सम्राट के आदेश की बात शौर्य को सुना दी, जिसे सुनकर शौर्य की मुट्ठियां भींच गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने उन्हें बार बार कहा था कि जीवन बहुत खूबसूरत है, उसे अच्छे से जीना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो उंगली करने की बड़ी खुजली है। इतना कहने के बाद शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई। ये मुस्कान इतनी डरावनी थी कि ज्वाला भी थोड़ा डर गई। शौर्य ने फिर ज्वाला को देखा और कहा, लगता है मुझे अपने कुल को पुनः स्थापित करने की अब कोई जरूरत नहीं है। पूर्वज, अब सीधा राज्याभिषेक की तैयारी करो, क्योंकि मैं अब सीधा अग्नि साम्राज्य की स्थापना करने जा रहा हूं। ये सुनकर ज्वाला ने एक बार मुंह पर हाथ रखा, फिर माथे पर, और फिर उसने हैरानी से कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि एक साम्राज्य के विरुद्ध सीधा युद्ध करना कितना खतरनाक हो सकता है? ये सुनकर शौर्य ने हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सिर्फ एक छोटा साम्राज्य ही तो है, इसे तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा। उसके बाद शौर्य ने अपने कुल के सभी लोगों को कमरे में बुलाया और उन सभी के सामने भी अपनी योजना रख दी। शौर्य के दिमाग में ये योजना काफी दिनों से चल रही थी, पर मकर साम्राज्य से अभी तक उसकी शत्रुता नहीं थी, पर अब खुद मकर साम्राज्य आगे बढ़कर शत्रुता का धर्म निभाने आया है तो उसका सम्मान करना अग्निकुल का कर्तव्य था।
शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और सबसे पहले चित्रकूट सम्राट को इसके बारे में बता दिया। उसके बाद उसने गांधार साम्राज्य और संगम साम्राज्य को इसकी जानकारी दी। गांधार साम्राज्य में नागशिखा ने वहां अपना नियंत्रण प्रस्थापित कर दिया था, जिस वजह से अब संपूर्ण गांधार साम्राज्य की अर्धमानवों की सेना उसकी अपनी सेना थी। वहीं चित्रकूट सम्राट ने भैरव के मदद करना अपना परम धर्म समझा और उसने भी अपनी सेना भेजने के लिए अनुमति दे दी। वहीं संगम साम्राज्य जो एक सबसे छोटा साम्राज्य था, पर उसकी शक्तियां काफी ज्यादा थी और श्लोक ने भी शौर्य से मित्रता के चलते संसाधनों की मदद करने का वचन दे दिया। वहीं वायुपुत्र कुल और अनंतपुरी के शासक ने भी शौर्य के साथ ही खड़े रहने का और उसे साथ देने की तैयारी की। जब यही संदेश लांछित कुल में पहुंची तो वहां के अभी अभी बने राजा ने भी तटस्थ रहने का फैसला किया और शौर्य के विरुद्ध साम्राज्य को साथ नहीं दिया। इधर गुप्त कुल के परिक्षेत्र में बाकी संगठनों को सम्राट का आदेश मिला तो शौर्य से नफरत करने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई और उन्होंने शौर्य को रात में ही खत्म करने का सोचा। पर उन्होंने तो सिर्फ सोचा था, पर एक साया पहले ही घने अंधेरे में अग्निकुल के तंबू के ऊपर प्रकट हो गया था। उसने आसमान में खड़े होकर एक कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, अग्निकुल के लोगों, तुमने मेरे सम्राट के विरुद्ध जाने की और शाही परिवार का अपमान करने का जो दुस्साहस किया है उसका एक ही अंजाम है और वो है मृत्यु। ऐसा कहने के बाद उस साय ने अपनी अग्नि तत्व की ऊर्जा को प्रकट किया और उसके हाथ में नीले रंग की एक खास अग्नि प्रकट हो गई। उसने उस अग्नि लपट को अग्निकुल के तंबू के ऊपर फेंक दिया। वह लपट धीरे धीरे तंबू के ऊपर जा गिरी, पर जैसे ही उस लपट का स्पर्श तंबू से हुआ, पूरा का पूरा तंबू एक धमाके के साथ उस गया और कुछ ही देर में वो राख में बदल गया। ये नज़ारा देखकर उस आदमी ने आसमान की ओर देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी काफी भयावह थी, जो उस तंबू के जलते हुए अवशेषों के सामने काफी डरावनी लग रही थी। पर तभी उसके पीछे से एक महिला की आवाज आई, अरे वाह, ये काफी अजीब तरीका है। अग्निकुल के लोगों को अग्नि से ही मार देना। मानना पड़ेगा तुम्हारी सोच को, जो तुम्हारे सम्राट की तरह ही मंदबुद्धि की है। जैसे ही ये आवाज उस आदमी के कानों पर पड़ी, उसकी धड़कन चूक गई। उसने डरते हुए अपनी गर्द पीछे की ओर धीरे से मोड़ी और उसके सामने खड़ी थी ज्वाला, जिसकी लाल आंखें शरारत से उसे देख रही थी, मानो वो किसी बच्चे को उसकी गलती करने पर देखती हो। उस आदमी ने अपने सूखे गले को गिला करने के लिए थूंथ को निगल लिया और फिर थोड़ा ठिठकते हुए कहा, देखो, ये सम्राट का आदेश है। मैं उनके छाया दल का प्रमुख हूँ। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सम्राट के शत्रुओं को खत्म कर दूं। ये सुनकर ज्वाला ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह, तुम्हारी स्वामी भक्ति से मैं खुश हुई। पर क्या है ना कि तुमने अपने स्वामी भक्ति के चक्कर में ऐसे अस्तित्व को ललकारा है जिसे तुम्हें ललकारना नहीं चाहिए था। अब इसका परिणाम तो सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है सिर्फ मौत। उसके बाद ज्वाला किसी चिंगारी की तरह अचानक एक विशाल अग्नि गरुड़ यानी फिनिक्स में बदल गई और उसने अपने शरीर से निकल रही आग की लपटों में उस आदमी को लपेट लिया। उस आदमी को चीखने का ही मौका नहीं मिला। मध्य रात्रि के समय ही शौर्य को महसूस हो गया था कि तंबू पर हमला होने वाला है, इसीलिए उसने हमले से पहले ही अपने सभी लोगों को स्पेस की दरार से बाहर भेज दिया था। उस आदमी के मरने के बाद ज्वाला वापस उस जगह पर पहुंच गई जहां शौर्य और बाकी लोग रुके हुए थे। ये जगह थी गुप्त कुल के महल के अंदरूनी हिस्से की। यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। शौर्य को नीचे आकर ज्वाला ने उस आदमी की पहचान बताई तो शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और बोला, लगता है अब तारा को शिकार पर भेजना पड़ेगा। शौर्य ने डायमेंशन से तारा को बाहर बुलाया। तारा जब बाहर आई तो उसने किसी और से बात करने की बजाय सीधा शेरा के पास जाकर उसके गले लग गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, बड़े भाई शेरा, तेरे को मालूम अपन ने अंदर क्या एंजॉय किया है? यार, अंदर में मम्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और वहाँ की वो लड़कियां, माँ कसम साला जहर है जहर। उनके पास क्या कमाल का टैलेंट है। और वो बच्चे लोग जो आयाम में जन्मे हैं भेंडी, वो लोग तो अपन के फैन बन गए हैं। तारा नॉन स्टॉप बड़बड़ाए जा रही थी, पर शेरा की नजरें झुकी हुई थी, क्योंकि इस वक्त उसे दो आंखें गुस्से से घूर रही थी। ये शौर्य की आंखें थी। आखिर में शौर्य ने अपना गला साफ किया और बोला, तारा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ काम करने के लिए यहाँ बुलाया है, ना कि किसी कुत्ते के साथ गप्पे लड़ाने के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें शिकार पर निकलना है। ये सुनकर तारा तुरंत सख्ते में आ गई और बोली, फिकर नॉट बॉस, अपन आप जो कहेंगे वो कर देगी। आप बस ऑर्डर दो, अपन सब की फाड़ कर रख देगी। तारा, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और एक शेर की दिखा रही थी, उसके ऊपर सभी लोगों की नजरें टिकी हुई थी। हर कोई इस बार इस बोलने वाली शेरनी को देखकर हैरान था। साथ ही उसकी भाषा लगभग शेरा से मिलती जुलती थी, जिस वजह से उनके सिर में दर्द भी होना शुरू हो रहा था। शौर्य ने तारा के सिर पर हाथ रखा और उसके दिमाग में उसे आगे क्या करना है उसकी जानकारी और उसके ठिकाने भेज दिए। उसके बाद शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें इन्हें सिर्फ फाड़ना नहीं है, इनकी ऐसी हालत कर दो कि इनकी हालत बाद में जो देखेगा वो कभी भी अग्निकुल के विरुद्ध जाने का दुस्साहस नहीं करेगा। शौर्य का आदेश मिलते ही तारा तुरंत उछल गई और हवा में ही पानी के ऊपर जैसी तरंगे उठती है वैसी तरंगें उठ गई और तारा उसके अंदर गायब हो गई।
इधर बाहर युवराज आर्यन अपने कमरे में बैठकर इस खबर को सुनने के बाद घूंट पर घूंट पिए जा रहा था और अकेला ही मुस्कुराए जा रहा था। आज वो बहुत खुश था। एक तो उसके पिता ने शौर्य और उसके कुल को विद्रोही घोषित कर दिया था और अब उसके पिता के छाया दल का प्रमुख शौर्य को खत्म करने के लिए चला गया था। बस इसी बात पर वो खुश हो रहा था और वो शौर्य की लाश को सभी के सामने टांग कर लटकाने के सपने देख रहा था। पर तभी अचानक उसे अपने कंधे पर एक गद्देदार और नर्म मुलायम बालों से भरा कुछ महसूस हुआ। उसने उस नर्म चीज पर हाथ फेरा और उसे काफी अच्छा लगने लगा। तभी उसके कान में आवाज आई, तू मेरे पानी को अच्छी मसाज दे रहा है। अपन को अच्छा लगा। जब ये आवाज आर्यन ने सुनी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने एक जानवर का चेहरा दिखाई दिया, जिसके बड़े बड़े दांत जबड़े से बाहर झांक रहे थे और उस जानवर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। इसे देखकर आर्यन के मुंह से अनायास से एक चीख निकल गई। उसके आवाज में डर साफ था। पर तभी उस जानवर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोली, ऐसा चिल्लाकर अपन का अच्छा खासा प्लान खराब मत कर। अब तू चुपचाप लेट जा, अपन तुझे कोई दर्द नहीं होने देगी। ऐसे अजीब जानवर को अपने मुंह पर हाथ रखकर इंसानी भाषा में बात करते हुए सुनकर आर्यन की हालत पूरी तरह पतली हो गई थी। वो तो ये भी भूल गया था कि उसके पास कोई शक्ति है और उसका उपयोग करके वो इस जानवर के चंगुल से छूट भी सकता है। आर्यन को पकड़कर बैठा जानवर कोई और नहीं तारा थी। तारा ने फिर आर्यन के सीने पर पंजा फेरा और बोली, देख झींगुर, वो क्या है ना, अपन के बॉस ने तुझे टपकाने का ऑर्डर दिया है। और हाँ, तूने जिस आदमी को हमें मरने के लिए भेजा था उसका तंदूरी बना दिया है। अब मुझे तुझे भी उस आदमी के पास भेजने के लिए बताया है। और तू फिक्र मत कर, मैं तेरे इस जगह पर रुक हुए सभी लोगों को तेरे साथ ही भेजेगी। ये सुनकर अब आर्यन के हाथ पर ठंडे पड़ गए। उसने जैसे तैसे करके अपने संचार मोती को सक्रिय किया और मार्तंड से संपर्क किया। कुछ ही देर में मर की दूसरी तरफ से आवाज आई तो आर्यन चिल्लाते हुए कहा, पिट्स मुझे बचाइए, यहाँ एक जानवर घुस आया है और उसने मुझे दबोच रखा है। आपका भेजा अंगरक्षक भी मारा गया है। तारा उसे ये सब करते हुए और कहते हुए सुन रही थी पर उसने कुछ नहीं कहा। आर्यन की बात खत्म होते ही तारा ने कहा, तो तू इस झींगुर का बाप है क्या? सुन बे, तेरा बेटा अपन के हाथ में है। अपन उसे खत्म करने वाली है। अगर तुझे कुछ बोलना है तो जल्दी बोल। ये सुनकर मार्तंड ने गुस्से से दूसरी तरफ से कहा, खबरदार, जो तुमने युवराज को कुछ किया तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर खत्म कर दूंगा। ये सुनकर तारा ने उबासी ली और फिर अपने सिर को आर्यन के सिर पर रगड़ा और बोली, तू अपन का कुछ नहीं कर सकता। पर मैं तुझे बताना चाहूंगी कि तूने जो अपन के बॉस को छेड़ने की कोशिश की है तो इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। अब अपने बेटे को अलविदा बोल और शांत हो जा। उसके साथ ही तारा ने उस संचार मोती को तोड़ दिया। संचार मोती के टूटते ही संपर्क टूट गया। तारा ने फिर आर्यन के गर्दन पर अपना हाथ फेरा और उसे एक झटके में तोड़ दिया। आर्यन के मरते ही तारा ने उसके निष्प्राण देह को मुंह में दबाया और उस तंबू से कूदकर बाहर आ गई और उसने एक जोरदार दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर वहां मौजूद सभी सुरक्षा रक्षक दौड़कर वहां आ गए। जब उन्होंने युवराज को ऐसी हालत में देखा तो उनकी रूह कांप गई। पर तारा ने उन्हें आगे सोचने का मौका भी नहीं दिया और हवा में गायब हो गई। साथ ही उसने स्पेस के तरंगों के बीच में घूमते हुए उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। वहां हर तरफ भयान शांति फैल गई। हर तरफ सिर्फ शाही दल के लोगों की लाशें ही नजर आ रही थी। तारा ने किसी को जीवित नहीं छोड़ा था। पर राजकुमारी मेनका वहां नहीं थी। वो इस वक्त निशा गुप्त के साथ उसके महल में थी, जिस वजह से वो बच गई थी। उसके बाद तारा हवा में गायब हो गई और एक दूसरे कुल के तंबू के बाहर प्रकट हो गई। उसने अपनी जीभ को थोड़ा अपने मुंह के ऊपर फेरा और बोली, तो ये है मेरा अगला शिकार। तारा उसके बाद फिर एक बार स्पेस की तरंगों में घुल गई और अंदर चली गई। कुछ देर बाद यहां भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ गई पर उसके बाद कोई हलचल नहीं हुई। ये कुल था रेड्डी कुल। ये वही धोखेबाज लोग थे जिन्होंने शौर्य के योद्धाओं फंसाया था। ऐसे धोखेबाज लोगों को शौर्य ज्यादा देर तक जीवित रखना सही नहीं समझता था। तारा ने इनका काम निपटाया और शौर्य के पास आ गई। मार्तंड के विरुद्ध की गई शौर्य के इस कार्यवाही का क्या असर होने वाला है? क्या होने वाला है कल के मुकाबले में? क्या अभी भी न कुल के लोग शौर्य और उसके कुल को शांति से मुकाबले में हिस्सा लेने देंगे? क्या मार्तंड युवराज की मौत का प्रतिशोध लेगा?